हेलो फ्रेंड्स, मैं HR विश्वकर्मा और आज स्टार्ट करने वाले हैं स्पेशली भारत से संबंधित भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी। आप देखोगे कि ये NCERT के क्लास 6 का चैप्टर है और ये स्पेशली सिविल सर्विस वाले या जनरल कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आप देखोगे कि अगर मौसम के बारे में अगर हम लोग देखें तो प्रतिदिन हम लोग को वो कहाँ से प्राप्त होता है। समाचार पत्रों से, टेलीविज़न से, जो बड़े बुजुर्ग हैं उन लोगों को आपस में बात करते हुए सुनेंगे। क्या होगा यदि? क्या आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। मतलब मौसम क्या है? दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन, एक घटना होती है जो हमें दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता रहता है। इसमें तापमान, मतलब ये जो मौसम जो दिन प्रतिदिन जो परिवर्तन होता है तो इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। कभी इसका टेम्परेचर अप हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। वर्षा भी देखने को मिलेंगी, सूर्य का विकिरण भी होती है। इसका मतलब तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण, ये सब मौसम के अंतर्गत शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, अभी हमने बताया भी। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। कभी ऐसा भी होता है कि वर्षा का जैसा माहौल होता है लेकिन वर्षा नहीं हो पाती है। कभी घनघोर बादल छा जाते हैं, अजब सी गर्मी लगने लगती है, उसके बाद वर्षा का समय आ जाता है लेकिन हमेशा वर्षा भी नहीं होती। आखिर क्यों? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा तो सोचे और जवाब इसका देने का काम करें। कमेंट बॉक्स में या हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर लिखकर आप सेंड करने का काम कर सकते हैं, या जो एडमिशन ले चुके हैं जो वो हमारे क्लासरूम में आकर, इंस्टीट्यूट में आकर, संस्था में आकर दिखाने का काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कहा जा रहा है कि आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिन तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है या नहीं? तो ऑब्वियसली जब गर्म पड़ेगी तो ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता ठंड के मौसम में पड़ती है, गर्म के मौसम में नहीं पड़ती। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करने लगते हैं जब गर्मी का समय हो। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है, ठंडी और तेज हवाएं चलती है। इन दिनों बता सकते हैं आप कैसे खाना पसंद करेंगे, कैसे भोजन को खाना पसंद करेंगे, ठंडे वाले या गर्म वाले? ऑब्वियसली गर्म वाले। तो गर्म वाले मौसम में ठंडे खाना पसंद करते हैं, ऊनी वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, लेकिन ऊनी वस्त्र पसंद नहीं करते हैं। ठंडे वाले में ऊनी वस्त्र पसंद करते हैं, गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं 4 तरह के। कितने तरह के? 4 तरह के। सर्दी, गर्मी, वर्षा और एक मानसून के लौटने का समय शरद भी उसको बोलते हैं। आप देखोगे पहला जैसे है प्रमुख मौसम में, पहला दिसंबर से फरवरी, तो दिसंबर से जो फरवरी है तक का समय को ठंडा मौसम का है। फिर जैसे फरवरी ख़त्म होती है आप देखो मार्च में गर्मी स्टार्ट हो जाती है। इसका ये मार्च से कब तक? मई तक चलती है। क्यों? क्योंकि जून में मानसून प्रवेश कर जाती है। तो मार्च से मई, तो देखिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अप्रोक्स 3 महीने ठंडी ज़्यादा पड़ती है। फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने गर्मी पड़ती है। और उसके बाद जून में तो देखोगे वर्षा का समय आ जाता है। मौसम 1 जून, तो देखिए जून से तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर जो 3 से 4 महीने का अप्रोक्सली होता है बोले तो जून से सितंबर तक, इसको दक्षिण पश्चिम
मानसून का मौसम कहते हैं, जिसको वर्षा का मौसम कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखोगे वो दक्षिण पश्चिम, आपसे के सवाल भी उठते हैं कि जून के बाद जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है, तो आपका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। और उसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर, ये 2 महीने आप देखोगे मानसून के लौटने का मौसम होता है, जिसको शरद भी कहने का काम करते हैं। तो आइए आप देखोगे, सबसे पहले हम शीत ऋतु की बात करें। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं या नहीं, हमारा सवाल है, जवाब दीजिए। तो जाहिर सी बात है, सीधी किरणें पड़ी मतलब गर्मी होगी, सीधी किरणें नहीं पड़ी मतलब तिरछी पड़ी मतलब ठंड होगी। तो शीत ऋतु में ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी या नहीं? नहीं। और जिस तरह से सवाल पूछ रहे, तो आप लोग उसका जवाब दे कमेंट में, ये नहीं कि आगे सुने, पॉज करिए, उसका जवाब दे, फिर आगे बढ़े, तब मज़ा आएगा क्लास करने का। तो सीधी किरणें नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है, मीन्स ठंडी लगती है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है, तापमान बहुत अधिक हो जाता है, सीधी पड़ेगी मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, और ये गर्म और शुष्क पवन का बहना, इसी को कहते हैं लू। क्या कहते हैं? लू। आप देखोगे अपने इलाकों में इस तरह की हवाएं बहते हुए जरूर से ज़रूर देखेंगे। आप देखोगे फिर दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसको हम लोग वर्षा का मौसम भी कहते हैं, तो याद रखोगे दक्षिण पश्चिम मानसून को क्या कहेंगे? वर्षा का मौसम। क्या कहेंगे? वर्षा का मौसम। यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। जब मैं बात कर रहा हूँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, तो ये सब आपके माइंड में चलना चाहिए। अच्छा, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, वे अपने साथ नमी भी लाती है, वे अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। नेक्स्ट, मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु आप देखोगे, देखने को मिलेंगे। कहा जा रहा कि मानसून के लौटने का मौसम बोले तो शरद ऋतु। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। मतलब आप देखोगे दक्षिण पश्चिम मानसून जो मैंने कहा, वो जल से थल की ओर पवने आएंगे, लेकिन जब मानसून के लौटने का मौसम होगा तो पवने थल से जल की ओर जाएंगी, और जो आसपास का इलाका का जल का होगा उसको आपको नॉलेज होनी चाहिए। हम अपने भारत की बात करेंगे तो बंगाल की खाड़ी, तो इसलिए जो पवन होती है स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भाग विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है, जो कि आप देख सकते हो कि लौटता मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ? तमिलनाडु में अक्टूबर नवंबर के समय होती है, आप जानते भी होंगे। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। तो जलवायु किसको कहा गया? फिर से ध्यान दीजिए, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को क्या कहा गया? जलवायु। और भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो भारत की कैसी जलवायु? मानसूनी जलवायु। कैसी जलवायु? मानसूनी। मानसून जो शब्द है वो अरब से लिया गया है, मतलब ये अरबी भाषा है। तो मानसून कैसी भाषा है? कैसी भाषा है? जब मैं पूछ रहा हूँ आप जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। और अरबी भाषा में मानसून को मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं?
इसका मतलब आप कह सकते हो कि मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। क्या होता है? मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। तो जाहिर सी बात है, आप अब बोलोगे उष्णकटिबंध में होने के कारण कैसे हम डिसाइड कर रहे हैं, तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आप देखोगे पूरी पृथ्वी में विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा है, और आप देखिए डायरेक्शन पे फोकस कीजिए। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं अब आपके मन में बहुत सारी बातें चलेंगी, आखिर ये रेखा क्यों खींची गई है। तो ये रेखा हम लोगों को बहुत कुछ दर्शाती है। ये रेखा दर्शाती है सबसे पहला कि सूरज की किरणें किस इलाके पे किस तरीके से पड़ रही है। इसका मतलब इस रेखाओं से हम ये पता कर सकते हैं कि किस इलाकों में गर्मी ज़्यादा, किस इलाकों में ठंडी ज़्यादा, वर्षा ज़्यादा कम किस तरह से होती है। हर तरह की घटना महसूस कर सकते हैं। और बताइए, हमारे भारत के बीचों बीच जो कर्क रेखा खींची गई है, तो उसके जो निचले का पार्ट है गर्म ज़्यादा होती है कि नहीं, इसलिए कहा जाता है उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। आप देखो, जून में वर्षा प्रवेश करती है, वर्षा होती है तो ठीक है, और नहीं हुई तो देखोगे कितने किसान लोग, आप देखोगे अकाल पड़ जाते हैं और सब लोग नीरस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अर्थव्यवस्था सब बिगड़ जाती है। और वर्षा का समय पे आना सबके लिए अच्छा, लेकिन समय से पहले आ जाना या देर से आना, तो पहले आना मतलब बाढ़ लेकर आने वाली स्थिति हो जाती है, और देर से आना मतलब अकाल वाली स्थिति हो जाती है। और यहाँ पर देखोगे पूरे भारत, किसान ही नहीं बल्कि पूरे भारत की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। जो भी हो, भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। बस अच्छे मानसून बोले तो ज़्यादा नहीं, कम भी नहीं, लेकिन इतना इनफ वर्षा हो जो फसलों के प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा हो, सही है, सबसे अच्छा हो। ये चीज़ देखने को मिलती है। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। जी, इसका मतलब ये 4 पॉइंट जरूर याद रखें। किसी स्थान की जलवायु, क्लाइमेट किस पर निर्भर करती है, तो उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसमें कहीं ना कहीं स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, उच्चावच पर निर्भर की अगर बात करें तो हमारे पृथ्वी का गोलाकार होना भी होगा या नहीं। सूरज की किरणों का पृथ्वी की हर जगह में एक जैसी स्थिति में पड़ना नहीं भी होगा। आसपास के जल बोले तो समुद्र जल का इलाका और पहाड़, पर्वत, पठार, ये सब निर्भर करते हैं। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। तो पूरे भारत में सबसे गर्म स्थान कौन कौन दिखेगा? जैसलमेर तथा बीकानेर गर्म स्थल है। ऐसे एग्जैक्ट कौन है गर्म स्थल? अगर आप लोग को पता है तो आप बताने का काम कर सकते हो। ऐसे आप देखोगे सबसे गर्मतल स्थल में गंगा नगर का नाम आता है। जबकि जम्मू कश्मीर के आप देखोगे ट्रांस एवं कारगिल, द्रास लिखा हुआ है, एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई, कोलकाता की जलवायु मध्यम होती है। मुंबई और कोलकाता की जलवायु मध्यम, वे वहाँ ना ही अधिक गर्म होती है। किसकी मैं बात कर रहा हूँ? मुंबई और कोलकाता की। और ना ही अधिक ठंड। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। लेकिन बहुत लोगों से सुनने को मिलेंगे कोलकाता में बहुत गर्म पड़ती है। अरे गर्मी पड़ने का रीज़न है इतने जनसंख्या का बढ़ना, उद्योगों का बढ़ना, पॉल्यूशन का बढ़ना, व्हीकल्स, वाहनों की संख्या का बढ़ना।
तो जाहिर सी बात है तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर पे असर डालेगा या नहीं डालेगा। कहा जा रहा समुद्र तट पर होने के कारण यह स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मासिन राम, जिसको मोसिन राम भी कह सकते हैं, में होती है। और याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो म से मेघालय, म से मासिन राम। जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। अब हम ध्यान देंगे, हमारा फोकस होगा प्राकृतिक वनस्पति पर। अब प्राकृतिक वनस्पति पर फोकस करें तो हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते। पादप बोले तो पेड़ पौधे, वन, वनस्पति। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो शाम हुआ नहीं कि उन घास में चले गए कूदने, खेलने, लौटने पोटने के लिए, कितना आनंद होता था। याद कीजिए वो दिन। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं। जैसे आपके घर के अगल बगल में सबसे ज़्यादा पेड़ नीम के दिखेंगे, आम होंगे, जामुन होंगे, बहुत सारे ऐसे वृक्ष दिखेंगे जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है। अब बहुत कम होती किस में होती है तो नारियल। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती है। इसका मतलब वनस्पति का अलग अलग पाए जाना किसके कारण? जलवायु की विभिन्नता के कारण। तो एक सवाल उठता है कि क्या हमें वनों की आवश्यकता है? क्या हम बिना वनों का नहीं रह सकते हैं? अगर नहीं रह सकते तो क्यों? हमें वनों की आवश्यकता क्यों है? सवाल ये उठता है। तो आप इसका जवाब दें 100 शब्दों में, 50 शब्दों में, 200 शब्दों में, जो दे, और बाकी हमारे चर्चा पे ध्यान दें। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। विभिन्न कार्य का करते हैं भैया? तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखते हैं। देखिए क्या क्या फायदा क्या? पहला, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो ग्रहण कौन करते हैं? वन ग्रहण करते हैं। फायदा हुआ कि नहीं? पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है। इस कारण अपरदन को रोका जाता है भैया। लेकिन आप देख लोगे जिन इलाकों में पेड़ पौधे घास नहीं होंगे वहाँ पर सबसे ज़्यादा कटाव अपरदन वाला काम होगा। देखिए आप अपने घरों के आसपास ही देखिए ना जी, आप देखेंगे जहाँ रोड है, रोड के, और जब वर्षा होती है तो रोड तो ठीक है, लेकिन रोड के किनारे वाले इलाकों में देखोगे मिट्टी का कट जाता है। अपरदन हुआ कि नहीं? लेकिन अगर मिट्टी के आसपास वाले इलाकों में घास होंगे, पेड़ होंगे, आप देखोगे क्या अपरदन वाली सिचुएशन देखने को मिलेंगे? नहीं देखने को मिलेंगे। कहा जा रहा है वनों से हमें और क्या फ़ायदा है भैया? तो आपने देखा ऑक्सीजन मिलता है, आपने देखा मिट्टी के अपरदन को रोका जाता है। सिर्फ यही नहीं, इससे हमें ईंधन मिलते हैं, लकड़ी है, चारा, जड़ी बूटी, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। अरे आप ये देखिए कि आपका दैनिक क्रिया किस पर निर्भर करता है। ज़्यादातर आपको दिखेगा वनों से प्राप्त चीज़ें ही तो दिखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ और क्या फायदा है? तो वन जीवों के प्राकृतिक निवास है जी। आप देखोगे जितने वन जीव देखने को मिलेंगे, क्या उन लोगों के लिए हमारे जैसे आवास देखने को मिलेंगे? नहीं। तो क्या वन जीवों के लिए प्राकृतिक निवास हुआ या नहीं? लेकिन पेड़ों की अंधाधुन कटाई के कारण
भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो गई। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। आप देखोगे पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और कम से कम साल भर पर्यावरण दिवस के रूप में आप 2 4 10 पेड़ लगाने के प्रोत्साहित करें, तो क्या वैसे भी हम अपने पेड़ पौधों की संख्या बढ़ाने का काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और आप देखोगे कि यहाँ पर पिक्चर दिखाया जा रहा है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इस वन से हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा। देखिए, पॉज कीजिए, 2 मिनट समय दीजिए, 1 मिनट समय दीजिए और देखिए आप खुद से भी। तो अभी मैंने क्या कहा, दैनिक कार्यों पर फोकस कीजिए और आपको पता चलेगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वन्य प्राणी। वन विभिन्न प्रकार के वन जीवों का निवास स्थल होता है। वनों में जंतुओं की हजारी प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पंछियों, स्तनधारियों, कीटों, कृमियों का निवास होता है। हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, बता सकते हैं? बाघ। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिरवन में एशियाई शेर, तो आपका क्वेश्चन भी हुआ, एशियाई शेर किस राज्य में, किस जगह पर? गिरवन में। और भी है लेकिन ये फेमस है, इसलिए याद रखो गुजरात का गिरवन किसके लिए फेमस? एशियाई शेर। हाथी तथा एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन फेमस? तो असम के जंगल। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं, बहुत जगह मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशलाइजेशन कर दिया गया है। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पंछियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पंछी है। भारत में पंछी में और भी देखने को मिलेंगे तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बत्तख इत्यादि इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। आप देखो जो नेशनल पार्क सब बना दिया तो क्या किया जाता है, तो कहीं वहाँ का जैसे एशियाई शेर गुजरात का गिरवन है, असम का आप देखोगे वहाँ का नेशनल पार्क देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं उसके निवास स्थान को घेर कर उनको संरक्षण देने का काम कर दिया जाता है। कहा जा रहा उद्यान शिकारियों से पंछियों की रक्षा करते हैं, पशुओं की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? बताइए, आंसर दीजिए। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें कोबरा और करेत प्रमुख हैं। देखकर हमारे पसीने छूटने लगते हैं। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही है। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, जी इसलिए तो नेशनल पार्क, पशु विहार, जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र जैसे स्थापित किए गए। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसे परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? बताइए, दिखाइए। वन जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंग जैसे हड्डी, सींग, पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोई खरीदार मिलेगा नहीं तो लोग उसका हत्या शिकार करेंगे नहीं, और करेंगे नहीं तो उनका बच्चा होगा। आप देखोगे बाघ की छाल हम अपने घरों में सजावट के काम में लाते हैं। जब ना हम खरीदेंगे, ना उसकी शिकार किया जाएगा, ना उसकी हत्या की जाएगी, पशु बच गए। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। तो कौन सा सप्ताह वन जीव सप्ताह? अक्टूबर का पहला सप्ताह।
ताकि वन जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। तो अब समय आपके आते हैं मेरे सवालों का जवाब दो। निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है? यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? ये 3 क्वेश्चन। अब आइए, ऑप्शन के अनुसार आप जवाब दे सकते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मुंबई, आसनसोल, मौसिनराम। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, गिरवन। आंसर दीजिए। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर। अब फिल इन द ब्लैंक्स फिल कीजिए। गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में देश के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। देश के मौसम बोले तो व्हाट कीजिए। गुजरात के देश वन देश का निवास है। कौन सा वन किसका निवास है? दीजिए जवाब। इस तरह से आप जवाब देने का काम कर सकते हैं। और आप देखोगे कुछ वर्क है, राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश को आप दर्शाए मैप में दिखाने का काम ज़रूर करने का काम कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में बने रहे शेयर सब्सक्राइब के साथ। ज़्यादा देखिए, सीधी सी बात है, हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य है आपकी मंजिल लॉकडाउन में भी रुकनी नहीं चाहिए। आप बढ़ते रहे और अपनी मंजिलों को प्राप्त करते रहे। धन्यवाद।